उस आदमी ने पलटकर प्रीति की ओर देखा और दबी सी आवाज में गुस्से में बोला, कहा ना तुझसे कि कल तुझे छोड़ देंगे, इसलिए चुपचाप बैठी रह और यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, वरना अगले 24 घंटे तेरी जिंदगी के आखिरी 24 घंटे भी ही सकते हैं, समझी। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। जाते हुए उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। प्रीति मन ही मन बोली, ये आवाज, ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, कहीं सुनी सुनी सी है, पर कहाँ। वो सोच में पड़ गई। इधर आदित्य भी बार बार प्रीति का नंबर ट्राई कर रहा था, पर उसका फोन बंद आ रहा था। जब उसकी कॉल नहीं लगी तो उसने विवान को कॉल किया। गाड़ी ड्राइव कर रहे विवान ने जैसे ही आदित्य का नंबर देखा तो उसने तुरंत कॉल रिसीव की, भाई मैं बस पुलिस स्टेशन जा ही रहा हूँ। प्रीति अब तक ऑफिस नहीं पहुंची है विवान, तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? ऑफिस नहीं पहुंची, पर सुबह जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने मुझे बताया था कि वो पहले सिद्धिविनायक मंदिर जाएगी और वहां से सीधे ऑफिस। 12 बज रहे हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पर वो अब तक नहीं आए हैं, इसलिए ही तो तुम्हें फोन किया है विवान। 1 मिनट भाई, मैं रिया से पूछता हूँ। रिया से मैं पूछ चुका हूँ विवान, उसने भी मुझसे वही कहा जो तुमने कहा। ठीक है, तो मैं एक बार सिद्धिविनायक मंदिर में देख लेता हूँ, हो सकता है कि मंदिर में बहुत भीड़ हो इसलिए वो वहीं हो। ठीक है, इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दी और सोच में पड़ गया। वो मन ही मन बोला, आई होप कि प्रीति ठीक हो। वैसे भी इस लड़की को मुश्किलों में फंसने का शौक है, कहीं आज भी वो किसी मुश्किल में ना हो। यही सब सोचकर वो परेशान हो गया। उसने अपनी शर्ट की पॉकेट से प्रीति की बचपन की तस्वीर निकाली और बोला, आज पहली बार मैं तुमसे मिलने के लिए इतना बेकरार हूँ प्रीति, क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूँ कि इस तस्वीर का और तुम्हारे बचपन का मेरे सपनों से क्या कनेक्शन है, ये जानना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तभी उसके फोन की बेल बज उठी। इंस्पेक्टर का नंबर देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव की। जी इंस्पेक्टर साहब कहिए। उस ऑटो वाले ने अपना मुंह खोला। इंस्पेक्टर साहब ने जवाब दिया, अभी तक तो वो बस यही कह रहा है कि उसने जो कुछ भी किया वो प्रीति जी के कहने पर ही किया था और वो रुपए भी उसने उन्हें ही दिए हैं। वो झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, उससे सच उगलवाए। मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी प्लानिंग आखिर की किसने है। एक और बात आपको बतानी थी आदित्य साहब। जी कहिए। प्रीति जी जिस बिल्डिंग में रहती हैं वहाँ की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हमें नहीं मिली। व्हाट? पर क्यों? वहाँ के ज्यादातर कैमरे खराब हैं और जो ठीक है उसमें सिर्फ वो ऑटो वाला रुपयों का बैग लिफ्ट की ओर ले जाते हुए नजर आया है और फिर खाली हाथ बाहर आता दिखाई दिया। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। आदित्य ये सब सुनकर मुस्कुरा दिया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये चोरी प्रीति को फंसाने के लिए की गई है और वो जो कोई भी है मेरे बहुत करीब है, इसलिए मेरे लिए उस इंसान तक पहुंचना अब और ज्यादा जरूरी है। जो भी मुजरिम है उसने 1 करोड़ रुपयों पर हाथ साफ करके बड़ी आसानी से प्रीति को फंसा दिया है। कल वो मुझे धोखा देकर इससे ज्यादा का नुकसान कर सकता है, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर वो शातिर इंसान मेरे सामने चाहिए। पर यह भी तो हो सकता है ना आदित्य साहब कि प्रीति जी ने ही ये सब किया हो और उन्होंने ही बिल्डिंग के सारे कैमरे खराब करवाए हो ताकि हम उन तक पहुंच ना सके। इंस्पेक्टर ने इतना कहा ही था कि आहाना वहां आ गई, पर आदित्य को किसी से फोन पर बात करते देख वो बाहर ही रुककर उसकी बातें सुनने लगी। तभी आदित्य बोला, तो प्रीति को अरेस्ट कीजिए इंस्पेक्टर साहब। उसके इतना कहते ही इंस्पेक्टर साहब हैरानी से उसे देखने लगे। आदित्य अपनी चेयर से उठा और टहलते हुए बोला, अरेस्ट करिए प्रीति को और उससे पूछताछ करिए। इंस्पेक्टर कुछ परेशान होकर बोले, ठीक है आदित्य साहब, हम प्रीति जी को अरेस्ट कर लेते हैं। आदित्य ने कॉल कट कर दी और कुछ सोचने लगा। उसके कैबिन के बाहर खड़ी आहाना ने जैसे ही ये सब सुना तो उसकी खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। वो मन ही मन बोली, फाइनली मैं अपने प्लान में कामयाब हो ही गई। अब इंस्पेक्टर साहब प्रीति को अरेस्ट करने जाएंगे और वो उन्हें मिलेगी नहीं। प्रीति के इस तरह गायब होने से सबका शक यकीन में बदल जाएगा और प्रीति जाएगी सीधे जेल। ये सब सोचकर वो मुस्कुराए और उसने कैबिन के अंदर आने के लिए दरवाजा खोला, पर वो बाहर आ रहे आदित्य से टकरा गई। आदित्य बिना उसकी ओर देखे गुस्से में बोला, देख कर चला करो प्रीति। आहाना ये सुनकर हैरान रह गई। आई एम सॉरी आदित्य, पर मैं प्रीति नहीं आहाना हूँ। आदित्य ने तुरंत उसकी ओर देखा, कुछ काम है तुम्हें आहाना? अगर काम जरूरी ना हो तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। आहाना ने तुरंत पूछा, रुपए मिल गए आदित्य? मेरा मतलब चोर पकड़ा गया क्या? नहीं आहाना, अभी तक ना ही रुपए मिले हैं और ना ही चोर हाथ लगा है।
और वो ऑटो वाला अभी भी प्रीति का ही नाम ले रहा है। अहाना ने ये सब सुनकर उसकी बांह पर हाथ रखा। मुझे पता है आदित्य कि आप प्रीति को मुझसे बेहतर जानते हैं, पर आदित्य कभी कभी इंसान को समझने में गलती आपसे भी हो सकती है। पता नहीं आपको नजर नहीं आ रहा, या फिर आप चाहकर भी देखना नहीं चाहते कि जितने भी सबूत अभी तक पुलिस के हाथ लगे हैं वो सब प्रीति की ओर ही इशारा कर रहे हैं। और मुझे भी यही लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका ही हाथ है। आदित्य बिना उसकी ओर देखे बोला, मैंने इंस्पेक्टर साहब से प्रीति को अरेस्ट करने के लिए कह दिया है अहाना। अगर इन सब में प्रीति का हाथ है तो सच बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। अहाना मन ही मन बहुत खुश हुई। मुजरिम प्रीति है या कोई और, ये मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा अहाना, पर हाँ, ये सब जिसने भी किया है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। उसके जाते ही अहाना उसकी कही आखिरी लाइन के बारे में सोचकर परेशान हो गई। वो घबराते हुए अपनी उंगलियां चटकाने लगी और मन ही मन बोली, ओह गॉड, कहीं अगर मेरा प्लान फेल हो गया और आदित्य को ये पता चल गया कि ये सब मैंने किया है तो क्या होगा। आदित्य मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और मुझे उठाकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देंगे। कुछ सोच अहाना, कुछ सोच। तुझे खुद को बचाने के लिए बैकअप प्लान रेडी रखना होगा, वरना तू आदित्य की जिंदगी से निकलकर सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। इधर आदित्य अपनी गाड़ी में बैठा, तभी अविनाश वहां आ गया। 1 मिनट सर। आदित्य ने तुरंत उसकी ओर देखा तो अविनाश ने परेशान होकर पूछा, सर क्या आपको सच में लगता है कि प्रीति ने ये सब किया है? आई मीन एक सीधी साधी लड़की इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती है? मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ रुपए इतने शातिर तरीके से गायब करना उस लड़की के बस की बात है। मैंने रियाज से भी उसके बारे में पूछताछ की है, वो उसे बहुत अच्छे से जानती है। वो लड़की ऐसी नहीं है सर। तभी आदित्य ने उसे टोका, अविनाश, प्रीति और उसके परिवार को मुझसे ज्यादा इस शहर में कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। अविनाश उसकी बातें सुनकर परेशान हो गया। तभी आदित्य फिर से बोला, गाड़ी में बैठो, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। पर अविनाश अभी भी परेशान खड़ा प्रीति के बारे में ही सोच रहा था। उसे परेशान देखकर आदित्य ने अपने ग्लासेस लगाए और फिर से बोला, गाड़ी में बैठो अविनाश। अविनाश ने उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसकी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी, पर अविनाश अभी भी परेशान था। उसे परेशान देखकर आदित्य ने फिर से सामने देखा और ड्राइव करते हुए बोला, असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए हमें कुछ घंटों के लिए प्रीति को अरेस्ट करवाना होगा अविनाश। अविनाश ने तुरंत उसकी ओर देखा तो वो फिर से बोला, 1 करोड़ रुपए बैंक से कैश ऑफिस आने वाले हैं। ये बात ऑफिस में कुछ सिलेक्टेड लोग ही जानते थे और प्रीति को तो बैंक से रुपए निकालने के लिए मैंने अचानक से यही गुस्से में कह दिया था। तो जाहिर सी बात है कि ऑफिस से बैंक तक पहुंचते पहुंचते प्रीति इतनी बड़ी प्लानिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये प्लानिंग किसी और की है, क्योंकि मैंने जब प्रीति को गुस्से में बैंक से रुपए लाने के लिए कहा था तो वो तुरंत निकल गई थी। मेरे कहने और उसके ऑफिस से निकलने के बीच मुश्किल से 3 मिनट का वक्त रहा होगा। इतने कम वक्त में प्रीति के दिमाग में चोरी की प्लानिंग आना और उस ऑटो वाले को अपने साथ इस खेल में शामिल करना, और 3 मिनट में ही उस ऑटो वाले का ऑफिस के बाहर प्रीति को मिलना, ये इम्पॉसिबल है अविनाश। जिसने भी ये सब किया है वो रुपयों के बारे में पहले से ही जानता था और किसी का शक उस इंसान पर ना जाए, इसलिए उसने प्रीति को अपना मोहरा बना लिया। अविनाश के उदास चेहरे पर जैसे चमक आई। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता था कि आप कभी किसी के साथ ना गलत करेंगे और ना गलत होने देंगे। थैंक यू सर। पर हमारे ऑफिस में कोई तो गलत है अविनाश, जो मेरी अच्छाई का फायदा उठाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पर कोई बात नहीं, अब मैं उसे बताऊंगा कि आदित्य मेहरा को बेवकूफ बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पर सर, हम उस गद्दार को सामने लाएंगे कैसे? वो सब मैं प्लान कर चुका हूँ अविनाश। प्रीति को अरेस्ट करवाना मेरे उसी प्लान का हिस्सा है। अविनाश सोच में पड़ गया। तभी आदित्य के फोन की बेल बज उठी। आदित्य ने तुरंत अपना फोन देखा। विवान का नंबर देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव की। प्रीति मिली। अविनाश ने तुरंत उसकी ओर देखा। तभी दूसरी ओर से विवान बोला, नहीं भाई, मुझे तो प्रीति कहीं भी नजर नहीं आ रही है। पूरा मंदिर देख लिया मैंने, पर वो कहीं नहीं है। तुमने रिया से बात की? हो सकता है कि प्रीति अब तक ऑफिस पहुंच गई हो। नहीं पहुंची है, मैंने आपको फोन करने से पहले उसे ही फोन किया था। उसने बताया मुझे कि अब तक वो ऑफिस नहीं पहुंची है।
वो खुद भी उसके लिए बहुत परेशान है भाई। विवान के इतना कहते ही आदित्य ने कॉल कट कर दी। भाई हेलो हेलो, विवान बोला, पर दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। विवान फिर से मंदिर में प्रीति को ढूंढने लगा। इस बीच वो बार बार प्रीति को कॉल भी करने की भी कोशिश कर रहा था। इधर अविनाश ने आदित्य से पूछा, आपने विवान से ऐसा क्यों पूछा सर कि प्रीति मिली क्या? कहाँ है प्रीति? पता नहीं अविनाश, वो अपने घर से सिद्धि विनायक मंदिर के लिए निकली थी और उसके बाद ऑफिस पहुंचने वाली थी, पर 12 बजने को आए हैं और वो अब तक ना ऑफिस पहुंची है और ना ही सिद्धि विनायक मंदिर। पर वो बिना किसी को कुछ बताए कहाँ जा सकती है सर? कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं है? अविनाश की बातें सुनकर आदित्य भी परेशान हो गया और सोच में पड़ गया। सर हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो सकता है कि जिसने भी 1 करोड़ रुपए के लिए ये सारा खेल रचा है वो प्रीति को फंसाने के लिए उसे कोई नुकसान पहुंचा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा अविनाश, क्योंकि मेरे रहते कोई प्रीति को 1 खरोंच भी नहीं पहुंचा सकता। तुम चिंता मत करो, प्रीति बहुत जल्द हमारी आंखों के सामने होगी। उसने अविनाश को तो दिलासा दे दिया, पर वो खुद प्रीति के लिए बहुत परेशान था। उसे प्रीति की बहुत फिक्र हो रही थी। इधर प्रीति उस झोपड़ी में अभी भी बंधी हुई थी। वो अपने हाथों में बंधी रस्सी को खोलने की बार बार कोशिश कर रही थी, पर खोल नहीं पा रही थी। थककर उसने कोशिश करनी बंद कर दी और आदित्य के बारे में सोचने लगी। उसे हर वो पल याद आ रहा था जब वो किसी मुश्किल में फंसी थी और आदित्य ने उसे बचाया था। उसके पसीने से तर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज के पहले तू जब कभी भी मुश्किलों में फंसी है प्रीति, तो हर बार आदित्य सर तुझे बचाने चले आए हैं। काश कि आज भी वो यहाँ आकर तुझे इन गुंडों से बचा ले। प्रीति ने खुद से इतना कहा ही था कि वो नकाबपोश फिर से अंदर आया और बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस प्रीति ठाकुर, क्योंकि ठीक 24 घंटे बाद हम खुद तुम्हें आजाद कर देंगे। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो तो फिर मुझे यहाँ लाकर इस तरह से क्यों बांधा हुआ है? प्रीति ने गुस्से में पूछा। चाहते क्या हो मुझसे, और हो कौन तुम? नकाबपोश फिर से अपने एक घुटने के बल उसके सामने बैठा। बस इतना चाहते हैं स्वीट हार्ट कि उन 1 करोड़ रुपयों की चोरी का इल्जाम हम बड़ी आसानी से तुम्हारे सिर पर डाल सके, ताकि हमें 1 करोड़ भी मिल जाएं और हम सारा इल्जाम तुम पर डालकर साफ साफ बचकर भी निकल जाए। प्रीति उस आदमी को हैरानी से देखने लगी। तभी वो आदमी फिर से बोला, पुलिस को तो तुम पर पहले से ही शक है और तुम्हारा इस तरह लापता होना उनके शक को और गहरा कर देगा। बस यही चाहते हैं हम। दूसरी ओर आदित्य ने जैसे पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी रोकी तो अविनाश बोला, सर हमें प्रीति के मिसिंग होने की कंप्लेन करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है अविनाश, क्योंकि लापता होने के 24 घंटे बाद ही पुलिस कंप्लेन दर्ज करती है। पर हम यूं हाथ पर हाथ धर के भी तो नहीं बैठ सकते ना सर। कहीं प्रीति किसी मुश्किल में हुई तो, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी हो गई तो। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगा। अविनाश भी दौड़ते हुए उसके पीछे आया। तभी विवान भी आ गया। इंस्पेक्टर साहब आदित्य को देखते ही बोले, आइए बैठिए आदित्य साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आदित्य ने बैठते ही पूछा, आपने प्रीति को अरेस्ट कर लिया? जी नहीं आदित्य सर, हम उन्हें अरेस्ट करने उनके घर गए थे, पर वो नहीं मिली हमें। पर हाँ, उनके घर की तलाशी लेने पर हमें ये खाली बैग मिला है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने आदित्य को वो बैग दिखाया। आदित्य उस बैग को देख ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर फिर से बोले, हमने बैंक से पता किया है, ये वही बैग है जिसमें रुपए लेकर प्रीति जी बैंक से बाहर निकली थी और ये उनके घर से मिला है। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब साफ है अविनाश साहब, आहाना जी का शक सही था। ये सब प्रीति जी ने ही किया है और इसलिए अब वो रुपए लेकर फरार है। व्हाट रबिश, प्रीति ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब उसे फंसाने की साजिश है। विवान तुरंत बोला, देखिए विवान साहब, मैं मानता हूँ कि आप उस लड़की के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आपके लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा कि वो इतना बड़ा क्राइम कर सकती है। पर आपके मानने ना मानने से सच नहीं बदल सकता। सारे सबूत सिर्फ यही इशारा कर रहे थे कि इस सारे खेल की मास्टरमाइंड प्रीति जी ही हैं। बकवास है ये सब, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। विवान गुस्से में बोला, अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर कहाँ है वो? क्यों लापता है आज वो? ना वो ऑफिस में है और ना ही उनके घर में। इनफैक्ट उनकी रूम पार्टनर से भी हमने बात की है। उन्होंने हमें बताया कि प्रीति जी सुबह ये कहकर घर से निकली हैं कि वो पहले सिद्धि विनायक मंदिर जाएगी और फिर ऑफिस। हमने उन्हें मंदिर में भी तलाशा था
पर वो वहां मिली ही नहीं और न ही वो अब तक ऑफिस पहुंची हैं, तो मतलब साफ ही है कि वो रूपे लेकर फरार हो चुकी हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप विवान ने इतना कहा ही था कि तभी आदित्य उसकी बात काटते हुए बोला, आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी अब यही लग रहा है कि प्रीति ने ही ये सब किया है, इसलिए ढूंढिए उसे। मुझे जल्द से जल्द वो लड़की चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगी मेरे रूपे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए कमिश्नर साहब से बात करिए और प्रीति को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करिए। इंस्पेक्टर साहब ने सिर हिला दिया, जी मिस्टर मेहरा, हमने उनकी तलाश शुरू कर दी है। बहुत जल्द आपके रूपे और मुजरिम दोनों आपके सामने होंगे। आदित्य ने उठकर अपना चश्मा लगाया और उनकी ओर हाथ बढ़ाकर बोला, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप मुजरिम को जल्द अरेस्ट कर लेंगे और मुझे मेरे रूपे वापस मिल जाएं। श्योर। इंस्पेक्टर के इतना कहते ही विवान गुस्से में वहां से चला गया। उसे जाते देख अविनाश और आदित्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आदित्य के इशारा करने पर अविनाश भी विवान के पीछे दौड़ा। विवान गुस्से में बाहर आया और उसने अपनी गाड़ी में बहुत जोर से लात मारी। अविनाश ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो पलटकर अविनाश से बोला, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अविनाश की भाई आखिर कर क्या रहे हैं। जो प्लान उन्होंने मुझे बताया था उसमें तो ये सब था ही नहीं कि वो प्रीति को अरेस्ट करवाएंगे। भाई ये समझ क्यों नहीं रहे हैं कि ऐसा करने से उस लड़की का सारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विवान। आदित्य सर जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रीति को इन मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। 24 घंटे के पहले पुलिस उसके मिसिंग होने की कंप्लेन दर्ज नहीं करती, इसलिए उसे ढूंढने के लिए आदित्य सर ने ऐसा किया है। अब पुलिस खुद उसे ढूंढने में हमारी मदद करेगी और प्रीति जल्द से जल्द हमारे सामने सही सलामत होगी, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। अब प्रीति की फिक्र करने के लिए आदित्य सर हैं और उनके होते हुए कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो वो प्रीति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी बातें सुनकर विवान के चेहरे पर जैसे चमक आ गई। तभी अविनाश परेशान होकर बोला, पता नहीं प्रीति इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आई होप कि वो किसी मुश्किल में ना हो और हम जल्द से जल्द उस तक पहुंच जाएं। पुलिस तो प्रीति की तलाश कर ही रही है अविनाश, हमें भी उसे ढूंढना चाहिए। हाँ विवान, हम प्रीति के फोन की लोकेशन पता करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि हमें पता चल जाए कि प्रीति कहाँ है। करेक्ट, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। चल मेरे साथ, मेरा एक दोस्त है, वो इस काम में हमारी मदद कर सकता है, चल। अरे पर पहले आदित्य सर को बता दे, फोन कर देंगे भाई को, अभी चल। इतना कहकर विवान अपनी गाड़ी में बैठा। अविनाश ने भी 2 पल सोचा और फिर आकर गाड़ी में बैठ गया। उनके वहां से जाते ही आदित्य भी पुलिस स्टेशन से बाहर आया। वो प्रीति के लिए बहुत परेशान था, पर फिर उसने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। दूसरी ओर से जैसे ही किसी ने कॉल रिसीव किया तो आदित्य ने उसे कुछ भी बोलने का मौका तक नहीं दिया और खुद बोला, अतुल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलना, दूसरी ओर से अतुल बोला। आदित्य उससे बात करते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा, पर तभी उसकी नजर सूरज पर पड़ी जो तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। आदित्य ने उसे देखते हुए फोन पर अतुल से बोला, अतुल तुझे 10 मिनट में मेरा काम करना है। 10 मिनट में तेरा काम हो जाएगा आदित्य, मैं तुझे ठीक 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ। थैंक्स। आदित्य ने कॉल कट कर दी और मन ही मन बोला, मैं यहाँ आया हूँ, ये बात तो सूरज जानता है, तो फिर यहाँ क्यों आया है। उसने कुछ पल सोचा और फिर से पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगा, पर तभी उसे सूरज मुस्कुराते हुए बाहर आता हुआ दिखाई दिया। आदित्य के कदम रुक गए, पर सूरज को इतना खुश देखकर वो तुरंत उसके पास आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे सामने देखकर सूरज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने झिझकते हुए जवाब दिया, वो मैं ये जानने आया था कि पुलिस को प्रीति मिली या नहीं। आदित्य ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रीति मिसिंग है? सूरज ने घबराहट में जवाब दिया, वो अहाना ने मुझे बताया कि प्रीति सुबह से गायब है। सारे ऑफिस में बस यही बात चल रही है कि प्रीति ने ही ये सब किया है। आदित्य कुछ पल उसे ऐसे ही घूरता रहा और फिर बोला, ठीक कहा तुमने, प्रीति ने ही ये सब किया है। अहाना और तुम्हारी प्रीति को लेकर जो सोच थी वो सच साबित हुई। सूरज के चेहरे पर जैसे चमक आ गई। वो मन ही मन बोला, अहाना को तो सैल्यूट करने का मन कर रहा है। चेहरे पर शराफत का नकाब डाला हुआ है और उस नकाब के पीछे एक बहुत ही शातिर लड़की छिपी हुई है। तुमसे पैसे ऐंठने में बहुत मजा आएगा अहाना। आदित्य उसका खिला हुआ चेहरा देखकर बोला, बहुत जल्द प्रीति पुलिस की गिरफ्त में होगी सूरज, और हमारे रूपे भी। रूपे का नाम सुनते ही सूरज के जैसे होश ही उड़ गए। आदित्य उसका चेहरा बहुत ध्यान से देख रहा था।
थैंक यू सूरज, थैंक यू सो मच। तुम्हारी और अहाना की वजह से बहुत जल्द कंपनी को उसके 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। काश कि मैंने तुम्हारी बात बहुत पहले मान ली होती, तो शायद आज मैं इतनी बड़ी चोट नहीं खाता। प्रीति मुझे इतना बड़ा धोखा देने की हिम्मत कभी नहीं कर पाती। सूरज मुस्कुरा दिया। मैंने तो आपसे उसी दिन प्रीति को ऑफिस से निकालने के लिए कहा था सर, जिस दिन मैंने उसे हमारे ऑफिस में पहली बार देखा था। पर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। आप नहीं जानते सर कि वो लड़की अपने गांव में क्या क्या गुल खिलाकर यहाँ आई है। मैंने उसके बारे में वहाँ बहुत कुछ सुना है। बहुत बड़ी धोखेबाज है वो लड़की सर, बहुत बड़ी। आदित्य ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं सब जानता हूँ सूरज, प्रीति क्या है और क्या कर सकती है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम टेंशन मत लो और ऑफिस जाकर अपना काम करो। मुझे धोखा देने वालों से निपटना बहुत अच्छी तरह से आता है सूरज, इसलिए प्रीति से मैं खुद निपट लूंगा। ओके सर, मैं ऑफिस जाकर अपना काम करता हूँ। आदित्य उसे घूरते हुए बोला। गुड गो। सूरज मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही आदित्य आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसने अविनाश को कॉल किया। विवान की गाड़ी में बैठे अविनाश ने उसका नंबर देखते ही कॉल रिसीव की। जी सर, मुझे सूरज के बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल चाहिए अविनाश। पिछले कुछ दिनों में उसके अकाउंट से कब और कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, और वो भी अगले 10 मिनट में। ठीक है, मैं अभी पता करके आपको बताता हूँ। पर बात क्या है सर? आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर से बोला। पिछले 3 दिनों में वो कब और किससे मिला है, ये भी जानना चाहता हूँ मैं। उसके फोन कॉल की भी डिटेल चाहिए मुझे। और हाँ, इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत करना अविनाश, क्योंकि तुम्हारे सवालों का जवाब देने से ज्यादा जरूरी इस वक्त मेरे लिए प्रीति तक पहुंचना है। पता नहीं वो इन चंद रुपयों की वजह से कहाँ और किस हाल में है। ठीक है सर, आप मुझे सिर्फ 20 मिनट दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। अविनाश के इतना कहते ही आदित्य ने कॉल कट कर दी और तेजी से अपनी गाड़ी सिद्धिविनायक मंदिर की ओर ले ली। इधर प्रीति अभी भी खुद को आजाद करने की कोशिश में लगी हुई थी, पर वो बहुत कोशिशों के बाद भी खुद को आजाद नहीं करवा पा रही थी। तुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा प्रीति। रिया, विवान और आदित्य सर तेरे लिए बहुत परेशान होंगे। बेचारे आदित्य सर तो तुझे ढूंढते फिर रहे होंगे। कहीं तेरे इस तरह अचानक से लापता होने से उन्हें भी यही ना लगने लगे कि उनके 1 करोड़ रुपए चोरी होने में तेरा ही हाथ है। तुझे कुछ भी करके उन तक पहुंचना होगा और उन्हें बताना होगा कि किसी ने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ था, और वो भी सिर्फ 24 घंटों के लिए। पर वो आदमी, उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी सी लगी मुझे। वो दबी आवाज में बात कर रहा था, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसकी आवाज बहुत बार सुनी है। कौन है वो आदमी और वो आवाज किसकी है? इतना कहकर प्रीति अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगी कि ये आवाज उसने कहाँ सुनी है। इधर आदित्य सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचा। वहां उसने मैनेजमेंट में बात की और कुछ रुपए देकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पहुंचा। उसने सारे कैमरे चेक किए तो उसे पीले रंग के अम्ब्रेला सूट में प्रीति नजर आई, जो मंदिर में बप्पा के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। वो मन ही मन बोली, इसका मतलब प्रीति सच में मंदिर आई थी। वो फुटेज बड़ी गौर से देखने लगा। दर्शन के बाद उसे प्रीति मंदिर से बाहर जाते हुए भी नजर आई। उसने तुरंत उसके बाहर निकलने का टाइम चेक किया, तभी उसे प्रीति एक ऑटो में बैठती हुई नजर आई। उसने तुरंत ऑटो का नंबर नोट किया और मॉनिटरिंग रूम में बैठे आदमी से बोला, ये फुटेज मुझे निकाल कर दो। जी। उस आदमी ने आदित्य को फुटेज निकाल कर दी तो उसने उसे 50 के नोट की एक गड्डी दी। थैंक यू। वो आदमी कुछ कहता उसके पहले ही आदित्य वहां से चला गया। उसने मंदिर से बाहर आकर उस ऑटो वाले को ढूंढना शुरू किया जिसकी ऑटो में प्रीति बैठी थी, पर उसे ऑटो वाला कहीं नजर नहीं आया। वो अपने ऑफिस की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे जहां भी ऑटो स्टैंड नजर आया उसने उस ऑटो वाले को तलाशा, पर कुछ पता नहीं चला। वो हताश परेशान अपने ऑफिस के पास पहुंचा ही था कि तभी अचानक उसकी नजर उसी ऑटो वाले पर पड़ गई जिसकी ऑटो में उसे प्रीति बैठती नजर आई। ये तो वही ऑटो है। आदित्य तुरंत अपनी गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर आया और दौड़ते हुए उस ऑटो वाले के पास पहुंचा। उसने थोड़ा हाँफते हुए पूछा, आज सुबह सिद्धिविनायक मंदिर से एक लड़की आपकी ऑटो में बैठी थी, उसने पीले रंग का सूट पहना था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उसे कहाँ छोड़ा था? ऑटो वाला गुस्से में बोला, उस लड़की ने मुझे उसे छोड़ने का मौका ही कहाँ दिया साहब, रास्ते में ही गायब हो गई और मेरे पैसे भी नहीं दिए। गायब हो गई? पर कहाँ? आदित्य ने हैरानी से पूछा। ऑटो वाले ने चिढ़कर जवाब दिया, अरे तुम कौन हो भाई और तुम्हें उस लड़की के बारे में क्यों जानना है?
आदित्य ने तुरंत अपनी पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 500 का नोट निकालकर उसे देते हुए बोला, ये लड़की सुबह से लापता है, तुम्हारी मदद से शायद मैं इस तक पहुंच सकूं, प्लीज बताओ ये लड़की तुम्हारी ऑटो से कब और कैसे गायब हो गई, प्लीज। ऑटो वाला उसे एकटक देखने लगा। आदित्य ने उसके दोनों कंधों को पकड़ा और बोला, देखिए प्लीज मेरी मदद कीजिए, उस लड़की का कहीं पता नहीं चल रहा है, हो सकता है कि वो किसी मुश्किल में हो, उस लड़की की जिंदगी का सवाल है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ऑटो वाला तुरंत बोला, साहब वो लड़की मंदिर से यहीं के लिए मेरी ऑटो में बैठी थी, उसे मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस जाना था, पर हम ऑफिस पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से मुझे सड़क पर एक आदमी बेहोश पड़ा नजर आया। मैंने ऑटो रोकी और तुरंत उस आदमी की ओर दौड़ पड़ा। मेरे साथ साथ आसपास से गुजर रहे लोग भी उस आदमी के पास आए। हमने उस आदमी को सहारा दिया और उठाया तो वो आदमी उठकर बोला कि उसे चक्कर आ गए थे, इसलिए वो सड़क पर ही बेहोश हो गया। हमने उसे साइड में एक बेंच पर बैठाया और उसे पानी पिलाया, पर जब मैं वापस अपनी ऑटो के पास पहुंचा तो वो लड़की ऑटो में नहीं थी। मैंने नजरें दौड़ाकर आसपास देखा तो वो लड़की मुझे कहीं नजर नहीं आई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि वो बिना मेरे ऑटो का किराया दिए चली गई। आदित्य फिर से सोच में पड़ गया। कुछ पल सोचने के बाद उसने ऑटो वाले से पूछा, क्या आप मुझे उस जगह ले जा सकते हैं जहां आपको सड़क पर वो आदमी बेहोश मिला था और आपने अपनी ऑटो रोकी थी? ऑटो वाला सोच में पड़ गया। आदित्य ने तुरंत अपने वॉलेट से 500 का एक नोट और निकाला और उसे देते हुए बोला, प्लीज। ठीक है आइए। आदित्य तुरंत बोला, आप अपनी ऑटो से आगे चलिए, मैं आपको अपनी गाड़ी से फॉलो करता हूँ। ऑटो वाले ने आहिस्ता से सिर हिला दिया तो वो दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, बस थोड़ी देर और प्रीति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ देर में ऑटो वाले ने अपनी ऑटो रोकी। उसके ऑटो रोकते ही आदित्य ने भी अपनी गाड़ी रोकी और दौड़ता हुआ उस ऑटो वाले के पास आया। उसे देखकर ऑटो वाला बोला, साहब यहीं पर वो आदमी बेहोश पड़ा था और मैंने किसी जगह अपनी ऑटो रोकी थी जहां अभी रोकी है। आदित्य ने तुरंत नजरें घुमाकर चारों ओर देखा। उसे पास ही एक फोटो स्टूडियो नजर आया। वो दौड़ता हुआ उस स्टूडियो में पहुंचा और उसने वहां बैठे एक लड़के से कहा, मुझे आज सुबह की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनी है अभी। आई एम सॉरी, पर आप है कौन और मैं आपको फुटेज क्यों चेक करने दूं? वो लड़का अकड़ कर बोला। आदित्य ने फिर से अपना वॉलेट निकाला और 2000 का नोट उसकी ओर बढ़ाकर बोला, प्लीज किसी की जिंदगी का सवाल है। एक लड़की कुछ घंटों पहले अचानक यही आपके स्टूडियो के बाहर से मिसिंग हुई है, मुझे बस उसके बारे में जानना है। वो लड़का फिर से अकड़ा, अरे तो आप पुलिस को ये सब बताओ ना, मैं आपको फुटेज क्यों दिखाऊं? आदित्य गुस्से में भड़का, पुलिस उसे ऑलरेडी ढूंढ रही है, अब तुम मुझे सीधे तरीके से फुटेज दिखाओगे या फिर मुझे पुलिस को ही यहाँ बुलाना होगा? उस लड़का ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से कंप्यूटर पर फोटो बनाने लगा। आदित्य को उस पर बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश की। तभी वो लड़का फिर से बोला, जाए यहाँ से, मैं आपको कोई फुटेज नहीं दिखाऊंगा। आदित्य गुस्से में स्टूडियो से बाहर आ गया। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। इंस्पेक्टर साहब तुरंत बोले, आप वहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। जी, इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दी और पलटकर उस लड़के को देखने लगा। तभी उसके फोन की बेल बज उठी। अविनाश का नंबर देखते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव की तो अविनाश बोला, सर सूरज की बैंक और कॉल डिटेल मैंने आपको मेल कर दी है, आप देख लीजिए। थैंक्स अविनाश, तुमने ये पता किया कि पिछले कुछ दिनों में वो किन किन लोगों से मिला है? वो किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला सर जिसकी वजह से हम उस पर शक करें। उसने ज्यादातर कॉल अहाना को ही किए हैं और अहाना से बात तो उसकी रोज ही होती है क्योंकि हम सब साथ काम करते हैं, पर वो किसी अनजान इंसान से नहीं मिला। विवान के साथ अभी और इसी वक्त सूरज के फ्लैट पर पहुंचो। इस वक्त वो वहां नहीं है। डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे पास होगी क्योंकि वो कंपनी फ्लैट में रहता है। उसके फ्लैट की अच्छी तरह से तलाशी लो। मुझे शक है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सूरज इन्वॉल्व है। ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ। तभी विवान ने अविनाश के हाथ से फोन लिया और बोला, भाई मैं प्रीति के फोन की लोकेशन पता करने अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। आई एम श्योर की लोकेशन पता चलते ही हम प्रीति तक पहुँच जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैं चुटकी बजाते ही पता कर लूंगा। फिलहाल मेरे लिए सूरज की हर एक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अविनाश के साथ उसके घर जाओ और उसके घर की अच्छे से तलाशी लो। प्रीति का पता अपने आप चल जाएगा।
आदित्य के इतना कहते ही विवान हैरान रह गया। तुम प्रीति की फिक्र मत करो, मेरे रहते उसे कुछ नहीं होगा। वो बहुत जल्द हमारे साथ होगी, क्योंकि मेरे कुछ सवालों के जवाब देना है उसे, और जब तक वो मेरे सवालों के जवाब दे नहीं देती मैं उसे मरने भी नहीं दूंगा। इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दी। विवान परेशान होकर सोच में पड़ गया। उसने तुरंत अपने दोस्त को कॉल किया। दूसरी ओर से उसके दोस्त ने फोन उठाया ही था कि वो बोला तुझे एक और नंबर भेज रहा हूँ, पिछले 2 दिनों की लोकेशन चाहिए मुझे इस नंबर की। दूसरी ओर से आवाज आई, ठीक है मुझे 10 मिनट दे, लंच ब्रेक होने वाला है। बॉस के इधर उधर होते ही मैं तेरा काम करता हूँ। विवान ने कॉल कट कर दी। तभी उसके पास बैठा अविनाश बोला, गाड़ी सूरज के घर की ओर ले ले। विवान ने तुरंत गाड़ी को मोड़ ली और तेजी से आगे बढ़ने लगा। इधर आदित्य उस दुकान के बाहर बड़ी बेताबी से टहल रहा था। ऑटो वाला भी उसके पास ही खड़ा था। तभी इंस्पेक्टर साहब अपनी जीप लिए वहां आ गए। पुलिस की जीप देखकर फोटो स्टूडियो में बैठा लड़का घबराकर उठ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर की गाड़ी से बाहर आते ही आदित्य उनके साथ स्टूडियो में पहुंचा। चल अब फटाफट फुटेज दिखा, वक्त नहीं है हमारे पास बर्बाद करने के लिए, इंस्पेक्टर उस लड़के को घूरते हुए बोले। लड़का घबरा गया, जी साहब। उस लड़के ने फटाफट आदित्य और इंस्पेक्टर को फुटेज दिखाई। दोनों बहुत ध्यान से फुटेज चेक करने लगे। तभी आदित्य को एक आदमी सिर पकड़कर सड़क पर गिरता हुआ नजर आया। आदित्य ने तुरंत पास खड़े ऑटो वाले से पूछा, यही वो आदमी है? जी यही है, वो रही मेरी ऑटो, सामने से आ रही है। आदित्य और इंस्पेक्टर ने तुरंत लैपटॉप की ओर देखा। लेखिका कविता वर्मा।